हेलो दोस्तों, फिर हम हाजिर हैं आज फिर से नई वीडियो यानी नए लेक्चर के साथ में और नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, हम अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे। 2 प्रकार हमने पढ़ लिया है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, जिसे हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ पास हम तीसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा प्रकार है आपके पास में विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है आपके पास में। इसको पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को लोगों के साथ में शेयर करें, क्योंकि गांव के बच्चों के साथ में आपके पास में जितना ज्यादा हो सकते हैं उतना ज्यादा आप उनकी हेल्प करिए। मैं कर रहा हूं, मेरा काम है वीडियो बनाना और आपका काम है गांव के बच्चों तक पहुंचाना। ठीक है, आप ही के द्वारा लोगों तक पहुंच सकता है। जहां गांव के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही सही से, वहां के अध्यापक उनको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी मदद करिए। मेरा काम मैं तो कर रहा हूं, आप भी थोड़ा सहयोग करिए और लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, और जिससे उनका अच्छी तरीके से बोर्ड की तैयारी यानी कक्षा 10 की तैयारी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम समझते हैं क्या है हमारे पास में विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कहूं, ठीक है, भूमाफिया वगैरह जो होते हैं आपके पास में प्रेजेंट टाइम में बहुत भूमाफिया वगैरह है। ठीक है, यहाँ तक कि सांसद विधायक वगैरह भी आपके जो हैं वो भूमाफियागिरी करते हैं। होता क्या चीज है कि अगर उनको कुछ पैसे कुछ बहुत लोगों ने दे दिया है, बहुत लोगों से मतलब है जो इनके पास धनी व्यक्ति हैं, जिनकी नजर किसी गरीब के व्यक्ति की जमीन पर है और उन्होंने पैसा सांसद या विधायकों को दे दिया है, ठीक है, या बाहुबलियों को दे दिया है जो जिनका दबदबा है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पावरफुल हैं, उस पावर का इस्तेमाल करके गरीब की जमीन में कब्जा कर लेते हैं, गरीब की जमीन में कब्जा कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जो पावरफुल है वो कम पावरफुल को उसकी जगह से हटा देते हैं और उसकी जगह खुद आ जाते हैं। समझना मैं क्या समझाने की कोशिश, टॉपिक हमारा यही है। ठीक है, जो पावरफुल है सभी जगह से, वो गरीब को उसकी जगह से हटाता है और उसकी जमीन में यानी उसकी जगह पे खुद कब्जा कर लेता है। ठीक है, ये आपके पास में प्रोसेस अपने लाइफ में अपने आसपास हमेशा आपको देखने को मिलता है। ये वही चीज यहां पास हम पढ़ने जा रहे हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये गांव के ही लोग हैं जो देखते हैं, जिनके पास दबदबा है, रसूख है, जो वो करते क्या है कि पावर का इस्तेमाल करके और कब्जा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो पावरफुल मतलब ज्यादा रिएक्टिव कह सकते हैं हम अगर तत्व की बात करें। ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो जब पावरफुल ज्यादा है तत्व में, वो कम रिएक्टिव यानी कम आपके पास पावरफुल तत्व को उसके विलयन से हटा करके खुद उसके विलयन में इन्वॉल्व हो जाएगा, खुद विलयन में आपके पास में मिल जाएगा। समझिएगा, जो आपके पास में अधिक क्रियाशील तत्व हैं, पावरफुल जो हैं, वो क्या करते हैं, कम क्रियाशील तत्व को, जैसे मैं अभी बताया आपके पास में जो पावर में ज्यादा है आपके पास में, वो गरीब को उसकी जमीन से हटाता है, उसकी जमीन में खुद कब्जा कर लेता है। उसी तरीके से आपके पास में जो कम क्रियाशील है उसको कौन हटा देता है, अधिक क्रियाशील तत्व उसके विलयन से। ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के विलयन से हटा करके और उसी के विलयन में खुद जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन करना, मतलब अधिक क्रियाशील ने विस्थापित कर दिया कम क्रियाशील को, कहां से,
उसके ही विलयन से विस्थापित कर दिया। और इस प्रक्रिया को हम यहां पास कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं कहूं कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय विलयन एक्वस, मतलब, और इसमें हमने डाल दिया आयरन की नेल। आयरन मतलब लोहे की एक फ्रेश लोहे की एक नेल कीली डाल दी, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इसका कलर होता है आपके पास कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है आपके पास में वो नीला होता है। जब आप इसके विलयन में आप इसको डालते हैं जलीय विलयन में, तो ये करता क्या चीज है? ये आपके पास में अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील किससे है? किससे है? अधिक क्रियाशील कॉपर से है। अगर आयरन जो है Fe जो है अधिक क्रियाशील कॉपर से है, तो आयरन जो है कॉपर के विलयन से, यानी कॉपर सल्फेट के जो विलयन है आपके पास में, उसमें से कॉपर को हटाएगा और खुद उसके विलयन में जुड़ जाएगा। यही काम आपके पास गरीबों के साथ में होता है। तो हमने क्या किया, Fe को हटाया, मतलब कॉपर को हटा करके जो आयरन है वो खुद उसके विलयन में जुड़ गया। ठीक है, और जैसे ही जुड़ा आपके पास में कॉपर साइड हट गया, उसको हटा दिया गया जबरदस्ती, क्योंकि अधिक क्रियाशील का ही दबदबा है यहां पास, तो वो क्या करता है, हटा देता है आपके पास में। इस तरीके से इस अभिक्रिया जो है, ये जो आपके पास प्रोसेस है, ये जो अभिक्रिया है आपके पास में, इसमें क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटा देते हैं, तो यानी विस्थापित कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं आपके पास में विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया आपके पास में। तो अगर हम देखें तो ये किस टाइप की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। तो हम ये यहां पास अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया ठीक है, जिसमें कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील या कहें अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटाकर
अपना यौगिक बना लेता है। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम, ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया को ठीक है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ये हो गया हमारे पास में, और भी हमारे पास एग्जांपल है। देखिए ये जो इसका जो रंग मिलेगा वो आपके पास, ये जानते हैं आपके पास में फेरस सल्फेट है, आयरन सल्फेट भी इसे कहते हैं। इसका रंग जो होता है हरा होता है, लाइट हरा मिलेगा आपके पास में। ठीक है, और भी हमारे पास अभिक्रिया है, जैसे आपके पास में, ठीक है, FeSO4 की अगर बात करूं मैं, इसमें मैं Zn डाल दूं, जिंक डाल दूं, तो जिंक जो होता है Fe को हटा देगा आपके पास में, जिंक Fe को हटा देगा आपके पास में, जिंक जो है Fe को हटा देगा आपके पास में, और जिंक सल्फेट बना लेगा। ठीक है, फेरस सल्फेट ने क्या, फेरस सल्फेट जो है आपके पास में इसमें, ठीक है, स्टेट अवस्था जरूर लिखिएगा। फेरस सल्फेट जो है उसमें जिंक को डाल दिया, तो जिंक ने क्या किया आपके पास में, आयरन को यानी Fe को हटा दिया, और Fe को हटा करके खुद इसमें विलयन में जुड़ गया और अपना खुद का यौगिक विलयन बना लिया आपके पास में। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, कह सकते हैं कि जो है वो Zn जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, और Fe जो है Zn से कम है। Fe कॉपर से है लेकिन Zn से नहीं ज्यादा है आपके पास में, तो Zn जो है आपके पास में Fe को उसके विलयन से हटाता है और खुद उसके विलयन में जाकर के विलयन बना लेता है आपके पास में। तो इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया आपके पास में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पास चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है समझिएगा। ठीक है, ठीक है, इसके पहले वाली एकल विस्थापन कह सकते हैं आप, एक ही बार विस्थापन होता है, एक ही क्या नाम है उसमें विस्थापन होता है। यहां भी अगर कहें आपके पास में द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जैसे मैं कहूं हमारे पास एक आपके पास में सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, इसका हमने एक विलयन लिया, एक्वस लिया, जलीय विलयन आपके पास में। ठीक है, सोडियम सल्फेट जो कि कलरलेस है, मतलब इसका कोई रंग वगैरह नहीं है आपके पास में। ठीक है, जैसे ही हमने इसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने लिया BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया बेरियम क्लोराइड और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिया सोडियम सल्फेट।
जब इसको हम जोड़ते हैं, मिलाते हैं, ये आपस में मिक्स कर देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, बेरियम आपके पास में क्लोराइड, जब इन दोनों ही विलियन को आपस में मिक्स करते हैं, ऊपर से डालते हैं, एक विलियन में दूसरे विलियन को डालते हैं, इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब में दूसरे टेस्ट ट्यूब को के विलियन को डालते हैं, तो क्या होता है, तुरंत हमको एक आपके पास में व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिखने लगता है। दोनों ही आपके पास में कलरलेस लिक्विड है, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, आपके पास में दोनों ही कलरलेस लिक्विड है। जैसे ही हम इसको डालते हैं एक दूसरे को, चाहे इसको इसमें डालें, इसमें कुछ भी, एक दूसरे को मिक्स करेंगे, तो आपको जिसमें मिक्स करेंगे उसमें क्या मिलेगा, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिलेगा आपके पास में। वो धीरे धीरे क्या होगा, वो जमता हुआ जाएगा, नीचे की तरफ जमता हुआ जाएगा, ठीक है। एक व्हाइट कलर यानी आपके पास सफेद रंग का एक आपके पास में केमिकल्स मिलेगा अंदर के तरीके से, यानी आपके पास जो बनेगा आपके पास में इसके द्वारा, वो सफेद रंग का एक प्रोडक्ट मिलेगा और वो नीचे की तरफ जमता जाएगा, और फिर उसके बाद उसके सफेद रंग के ऊपर एक व्हाइट कलर की पानी के तरीके, मतलब जलीय विलयन की परत आपके पास में फ्लोट करेगी, मतलब तैरेगी आपके पास में। वो होता क्या चीज है, तो अब जैसे ही आपके पास हुआ NaCl बना, आपस में ये रिएक्शन करेंगे, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, रिएक्शन करने के बाद में एक सोडियम क्लोराइड बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा बेटा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। अब ये जो बेरियम सल्फेट है, इसका क्या काम है समझना। बेरियम सल्फेट जो है, जो बना है ये बेरियम, ये सोडियम क्लोराइड है, ये आप नीचे लिख दीजिएगा आपके पास में, ये है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा वाला जो बना है बेरियम सल्फेट बना है, ठीक है। मैं बोलता भी जा रहा हूं, देखिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में राइटिंग नहीं दिख रही है क्लियर, तो मैं बोलता भी जा रहा हूं, समझिएगा। बेरियम सल्फेट बना और इसका जो कलर होता है वो आपके पास में सफेद होता है, ठीक है। जब यही चीज जो है, ये जो बेरियम सल्फेट ये है, यही चीज टेस्ट ट्यूब में, यानी उस बीकर में या कंटेनर में जिसमें आप इसको मिक्स कर रहे हैं इन दोनों को, उसमें नीचे की तरफ जो सफेद रंग का जो तत्व है या पदार्थ है या यौगिक जो आपके पास में, यौगिक जो है वो सफेद रंग का यौगिक उसमें तल में बैठता हुआ दिखाई देगा, और वो जो सफेद रंग का यौगिक है वो है बेरियम सल्फेट, और ऊपर जो तैरेगा आपके पास में जल के रूप में वो है सोडियम क्लोराइड आपके पास में। इस तरीके से बेरियम सल्फेट जो है वो नीचे की तरफ जब बैठ जाता है, तो बैठने की वजह से हम उसे कहते हैं कि वो अवक्षेप बना लिया। क्या बना लिया बेटा, अवक्षेप बना लिया है, अवक्षेप, ठीक है। अवक्षेप बना लिया है, जिसे हम इंग्लिश में प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो अवक्षेप जो आपके पास में जब बन जाता है तो नीचे की तरफ वो बैठने लगता है, इसका मतलब ये सफेद रंग का अवक्षेप बना है, सफेद रंग का क्या है, अवक्षेप बन गया है, ठीक है। और अवक्षेप बनने की वजह से ये जो अवक्षेप है इसकी एक खासियत है, यानी बेरियम सल्फेट जो अवक्षेप बना है इसकी एक खासियत है आपके पास में, वो खासियत ये है कि ये जल में विलय नहीं है, यानी बेरियम सल्फेट जो बना हुआ है अवक्षेप के रूप में BaSO4, ये जल में विलय नहीं है, जल में नहीं घुलेगा, इनसॉल्युबल ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो आपके पास अवक्षेप बनता है वो जल में विलय नहीं होता, जल में नहीं घुलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में हमें एक और टर्म मिल जाता है अवक्षेप, तो इसमें से हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, और इस तरीके से इसका नाम क्या होता था, अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा,
ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, सिंपल इसको लिख लेते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोला जाता है, पीपीटी प्रिसिपिटेट को पीपीटी बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअली अब हम इसमें देख रहे हैं बेटा कि जो यहां पास सोडियम प्लस आयन है, यानी सोडियम सल्फेट को अगर हम तोड़े आयंस में तो Na प्लस और SO4 निगेटिव, यहां बेरियम सल्फेट और क्लोरीन निगेटिव। इसमें हुआ क्या आपके पास में, ये अवक्षेप बन गया। अवक्षेप का अलग क्या नाम है कंडीशन था आपके पास में, डेफिनेशन होती है, मैंने जो अवक्षेप बना उसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी। अब मैं इसकी बात करता हूं। तो इसमें देखें सोडियम आयंस और सल्फेट आयन एक धनात्मक है और ऋणात्मक है। इसमें बेरियम आयन या क्लोरीन आयन जो है Ba प्लस और Cl निगेटिव। ठीक है, ये कर क्या रहे हैं समझिए, यहां प्लस और माइनस सोडियम निगेटिव और सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव, यहां पास आपके पास बेरियम पॉजिटिव और सल्फेट निगेटिव। तो हमने ये देखा कि यहां सोडियम जो है वो क्लोरीन से संबंध बनाता है, यानी आपके पास में मिलता है, और सल्फेट जो है वो बेरियम से मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, अपने ऋणात्मक आयन या धनात्मक आयंस को आपस में क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, इन्होंने अपने धनात्मक और ऋणात्मक आयन को आपस में क्या कर लिया, बदल लिया। ठीक है, और इसके बदलने की वजह से, अपने धनात्मक और ऋणात्मक आयन के बदलने की वजह से हमें बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार जो अवक्षेप आपके पास में आयंस के बदलने की वजह से आपके पास में जो यौगिक प्राप्त होते हैं, ठीक है, उस तरीके से हम उस अभिक्रिया को क्या नाम देते हैं, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम। ठीक है, सॉरी टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, तो हम कहां थे, यहां पास हम जानते हैं कि यहां पास आयन जो है आपके पास में, इसमें आयन के जो हैं वो आपस में क्या हुए, एक्सचेंज हो चुके हैं। तो सिंपली आयंस जो हैं अपने आप को एक्सचेंज करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। और जब इस तरीके के आयन के एक्सचेंज की वजह से, यानी आदान प्रदान करने की वजह से जो अभिक्रिया पूर्ण होती है, जिसमें नए उत्पाद बनते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो वो इस तरीके से, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रियात्मक यौगिक या अभिकारक, ठीक है, क्रियात्मक यौगिक या अभिकारक, ठीक है, जिसमें क्रिया अभिकारक अपने आयनों के आदान प्रदान, एक्सचेंज, आदान प्रदान, अभिकारक क्या करता है, अपने आयनों के आदान प्रदान के द्वारा
नए यौगिक यानी उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो अभिक्रिया इसमें आपको समझ में आया कि ये जो आपके पास में है इसमें आयन के आदान प्रदान हो रहे हैं और जिससे हमें जो है वो नए यौगिक मिल रहे हैं। ठीक है, और वो जो नया यौगिक है उसमें एक अवक्षेप बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो गई आपके पास में। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि जो है वो द्विविस्थापन क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान करने से अभिकारक नए उत्पाद बनाता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद हमने अवक्षेप बना, तो अवक्षेप बनने की वजह से हमने अवक्षेपण अभिक्रिया भी जाना कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, क्रिया करने के बाद में, तो उस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां पास क्या सभी, क्योंकि यहां पास देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हमें अवक्षेप प्राप्त हुआ है, तो क्या हम सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं? क्या सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है क्या? ठीक है, तो हम इस बात को कंसीडर करते हैं कि सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो है वो अवक्षेप नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन जितनी भी अवक्षेपण अभिक्रिया होती हैं वो द्विविस्थापन अभिक्रिया ही होती हैं। फिर से देखिएगा कि आपके पास में कि जो अवक्षेप बना है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अवक्षेपण अभिक्रियाएं जितनी भी हैं वो सब की सब द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं। सिंपल। तो हम सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी अवक्षेपण अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे और भी हम स्टडी करते हैं। द्विविस्थापन आपके पास यानी अभिक्रिया के प्रकार, 4 प्रकार आप कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एक और छूट गया था आपके पास में। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, उसको हम रिकॉल करते हैं, कल हमने जो पढ़ाया था उसमें। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? ठीक है, पॉज करके बेटा पीछे आकर के इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने बिना कहे ही इरेज कर दिया, लेकिन अब पॉज करिए और पीछे आकर के आप इसको नोट कर लीजिए। आगे की तरफ हम जानना चाहते हैं कि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा शोषी, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि FeSO4 को जैसे हमने हीट किया तो Fe2O3, ठीक है, प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, ये आपके पास में इसको हीट किया, ऊष्मा दिया तो आपके पास में ये हुआ। फिर हमने क्या कि H2O को हमने क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। ठीक है, तो ये हो गया H2O, H2 प्लस O2 में निकल गया। फिर हमने देखा कि AgCl में हमने क्या सनलाइट सनलाइट हमने डाल दिया था, यानी सनलाइट डाल दिया तो Ag अलग हो गया था और Cl अलग हो गया था विस्थाप। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जानते हैं, कि इसमें आपके पास में सब में ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है करवाने, इन अभिक्रिया को करवाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है, मतलब इनको ऊर्जा के द्वारा ही किया जा सकता है। तो जिन अभिक्रिया में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो
तो उसको तो हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन हम उसको और एक नाम जानते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो है क्या ऊष्माशोषी अभिक्रिया? वे अभिक्रियाएं, डिफिनीशन है, वे अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें ऊष्मा यानी ऊर्जा, ऊष्मा का सिंपली ऊष्मा इवन ऊर्जा मैं कह लूं, ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, अब हमारा काम है आगे की तरफ, क्योंकि चैप्टर्स खत्म होने वाला है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बाकी है, आपके पास अब चयन अभिक्रिया बाकी है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के बाद में फिर हम नया चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे ये चलता रहेगा, पूरा कंप्लीट होने वाला है ये। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है बस आप शेयर करिए। ठीक है, जो 10 हैं जो आपके पास में जो सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे कि मैं इसी तरीके से लोगों की मदद करता रहूं, लोगों को पढ़ाता रहूं, फ्री से पढ़ाता रहूं, अगर आप चाहते हैं मैं हमेशा फ्री पढ़ाता रहूं, ठीक है, तो उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और लोगों तक मुझे पहुंचाना पड़ेगा, जिससे मैं लोगों के बीच में बन सकूं और उनको और आपके बच्चों की मदद कर सकूं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस वीडियो को क्या नाम है, शेयर करिए। ठीक है, जो भी आपके पास कमियां हैं इसमें वीडियो में, जो भी आपको बताने में आपके पास में मेरी आवाज पहुंचने में दिक्कत हो रही है, जो भी कमी हो रही है इसमें आप बताइए, कमेंट्स करके बताइए, मैं उसको अगले वीडियो में, अगले सेशन में दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा और अच्छे कंटेंट से आपको अवगत कराऊंगा और नए नए क्वेश्चंस आपको देता रहूंगा। अभी तो क्वेश्चंस हमने स्टार्ट नहीं किया, केवल अभी चैप्टर्स पढ़ाना स्टार्ट किया है। चैप्टर्स खत्म होते ही क्वेश्चंस की भरमार कर दूंगा मैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। कुछ लिखा ही नहीं है, क्या पॉज करोगे? तो कल मिलते हैं हम पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन से।